ऑलमोस्ट $16 बिलियन का वैल्यूएशन, 35 करोड़ एक्टिव यूजर्स और 70% से ज़्यादा का मार्केट शेयर और इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के साथ कि लिस्टिंग डे पर ही इसका शेयर 25% से ज़्यादा क्रैश हो गया और 2150 से 550 पर आ गया महज 4 महीनों में। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ विजय शेखर शर्मा की कंपनी पेटीएम की, एक ऐसी कंपनी जिसमें वॉरेन बफेट ने, रतन टाटा ने, चाइना के सबसे रईस इंसान जैक मा ने और जापानीज मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी सॉफ्ट बैंक ने हेविली इन्वेस्ट किया है। और डीमोनेटाइजेशन के बाद लोग जिस कंपनी को इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक स्टार्टअप मान रहे थे, आज उस कंपनी के ऐसे हालात कैसे हो गए कि उसकी ग्रोथ क्लोज टू 0% है और लोग उसकी फ्यूचर ग्रोथ पर सवाल उठा रहे हैं, और क्यों उसके इन्वेस्टर्स आज 70% लॉस पर हैं। तो हे गाइस, दिस इज बॉय के, और आज की इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम का पूरा बिजनेस मॉडल समझाऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी क्यों स्ट्रगल कर रही है, और हम ये भी जानेंगे कि क्यों आरबीआई ने पेटीएम की ही एक एंटिटी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। ईयर 2000 में मिस्टर विजय शेखर शर्मा ने 197 नाम की एक ई कॉमर्स और डिजिटल कम्युनिकेशन कंपनी की शुरुआत की। फिर साल 2010 में 197 की सब्सिडियरी कंपनी के नाम पर उन्होंने पेटीएम की शुरुआत की। अब यूं तो 197 कंपनी की बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनीज हैं, मगर 197 का 60% रेवेन्यू अकेले पेटीएम से आता है। गाइस, स्टार्टिंग में तो पेटीएम सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज़ होती थी, मगर धीरे धीरे कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया और आज के टाइम पर पेटीएम एक सुपर ऐप बन चुका है। आज की डेट में हम पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स, फ्लाइट टिकट्स, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ तक हम पेटीएम मॉल के थ्रू शॉपिंग भी कर सकते हैं। और कंपनी की इस तरह की एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसीज़ की वजह से ही शुरू होता है कंपनी का स्ट्रगल। एक्चुअली एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। कंपनी जिस दिन से बनी थी उस दिन से आज तक कंपनी ने नेट प्रॉफिट की शक्ल नहीं देखी, और इस तरह की फिनटेक कंपनीज में आप जितना एक्सपेंड करोगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। हालांकि पेटीएम ने अपनी इस गलती को एनालाइज किया और 2018 में एक और रिस्क लेकर शुरुआत की पेटीएम पेमेंट बैंक की, और आज की डेट में पूरे पेटीएम में सिर्फ यही पेमेंट बैंक है जो प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में पेटीएम बैंक्स ने 29 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 37 करोड़ का। हालांकि ये प्रॉफिट इतना भी नहीं था कि पेटीएम इस प्रॉफिट का इस्तेमाल अपने लॉस मेकिंग बिजनेसेस को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस में कन्वर्ट करने में कर सकती। अब जैसे अमेजन का ई कॉमर्स कुछ खास प्रॉफिट नहीं कमाता, तो अमेजन अपनी मोस्ट प्रॉफिटेबल एंटिटी अमेजन वेब सर्विसेज के प्रॉफिट अमेजन ई कॉमर्स पर खर्च करती है, मगर पेटीएम के केस में ऐसा नहीं है। गाइस, पेटीएम 3 तरह से प्रॉफिट कमा सकती है। पहला, पेटीएम बिजनेस। पेटीएम बिजनेस पर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर ट्रांजैक्शन फी चार्ज करके, जो कि अप्रॉक्स 1.5% है। और दूसरा, जो पैसा आपने और हमने पेटीएम वॉलेट या पेटीएम बैंक पर सेव किया है, कंपनी उसकी एफडी करवा के उससे इंटरेस्ट कमाती है। और तीसरा, उनके पेटीएम पर जो भी एड्स आते हैं उनसे। और गाइस, पेटीएम बैंक्स जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा भी रही थी, अब उस पर आरबीआई ने नए कस्टमर्स एक्वायर करने पर बैन लगा दिया है। हालांकि उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अब भी उनकी सारी सर्विसेज यूज़ कर सकेंगे। और ये न्यूज़ मार्केट में आते ही पेटीएम के शेयर 20% नीचे गिर गए। गाइस, पेटीएम को और डिटेल में समझने के लिए पहले हम उसके आईपीओ को एनालाइज करते हैं। हम सबको पता है कि पिछले साल 2021 में 65 आईपीओज आए हैं, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है, जिसमें से 10 आईपीओज ने तो एक साल में ही 100% का रिटर्न दिया है, मगर पेटीएम ने 70% का लॉस दिया है। साल 2021 में इंडियन स्टॉक मार्केट में बुल रन था, और शायद इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज ने इसी साल अपना आईपीओ निकाला और पेटीएम ने भी इसी साल निकाला। मगर मार्केट अच्छी होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सारे आईपीओस पर बुल रन देखने को मिलेगा। एक्चुअली पेटीएम का प्लान आईपीओ के थ्रू मार्केट से 18,300 करोड़ रुपए उठाने का था, बट तीसरे दिन तक भी इनका आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं था, और कहीं ना कहीं पेटीएम का मैनेजमेंट खुद ही बुलिश था पेटीएम के शेयर प्राइस को लेकर, वरना 2150 रुपये पर शेयर प्राइस सेट करना सच में बहुत ज़्यादा था। मैक्री फाइनेंशियल ग्रुप के हिसाब से पेटीएम का आईपीओ 26 गुना ज़्यादा ओवर वैल्यूड था। मतलब आईपीओ के टाइम पर पेटीएम का एक्चुअल शेयर प्राइस 100 रुपये होना चाहिए था, मगर पेटीएम मैनेजमेंट ने इसे 2150 सेट करके रखा था। तो मार्केट हमेशा किसी भी शेयर प्राइस को करेक्ट ज़रूर करता है। अच्छा, चलिए, हमने एक सेकंड के लिए मान भी लिया कि पेटीएम फेयरली वैल्यूड थी, तो इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालते हैं। अब क्योंकि कंपनी की अर्निंग तो है नहीं, तो हम इसका पी नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालेंगे। आईपीओ के टाइम पर पेटीएम का वैल्यूएशन 1.39 लाख करोड़ रुपीस था और पेटीएम का रेवेन्यू 3300 करोड़ रुपए था। तो इस हिसाब से पेटीएम का प्राइस टू सेल्स रेशियो 35 का आता है, और प्राइस टू सेल्स रेशियो और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 के आसपास फेयर माना जाता है। तो ये तो 35 का था, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड था।
तो इसका मतलब ये है कि कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। अब चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि कंपनी आगे प्रॉफिट भी कमाएगी। तो लेट्स से कि कंपनी अपने रेवेन्यू का 10% नेट प्रॉफिट कमाती है, जितना कि एक एवरेज कंपनी कमाती है। तो 3300 करोड़ जो कि इसका रेवेन्यू था, उसका 10% बराबर हुआ 330 करोड़, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो अब इसके बाद भी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 411 निकल के आता है, जो कि हद से ज़्यादा है। मतलब इतने हाई पीई पर कंपनी को 400% से ग्रो होना चाहिए, बट इस टाइम पेटीएम तो हार्डली 15% से ग्रो हो रही है। इन सब प्रॉब्लम्स के अलावा पेटीएम हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज से घिरा रहा है। पहली कंट्रोवर्सी तो पेटीएम के इन्वेस्टर्स खुद ही बन चुके हैं। अलीबाबा, जिसका पेटीएम में 6.27% स्टेक्स है, और एंट ग्रुप का 24.9% स्टेक है। ये दोनों ही क्योंकि चाइनीज़ कंपनी है, और गलवान कैजुअलिटीज़ और कोविड-19 के बाद जो एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट्स इवॉल्व हुए हैं, उससे भी पेटीएम के शेयर प्राइस पर बहुत बुरा असर देखने को मिला है। और 2016 में आरबीआई ने पेटीएम पर टेम्परेरी बैन लगा दिया था, क्योंकि आरबीआई को शक था कि पेटीएम अपने यूज़र्स का डेटा चाइनीज़ कंपनी के साथ शेयर कर रहा है। और 2016 में ही यूएस बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप पेपैल ने अपनी आइकॉन थीम कॉपी करने की वजह से पेटीएम पर केस कर दिया था, जो कि आज भी कोर्ट में है। और मई 2018 में कोबरा पोस्ट के एक स्टिंग ऑपरेशन में पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अजय शेखर शर्मा ने, जो कि विजय शेखर शर्मा के भाई भी हैं, उन्होंने ये बात मानी थी कि पेटीएम ने अपना जम्मू और कश्मीर का यूज़र डेटाबेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर किया था। अब ये सारे एलिगेशंस कितने सच हैं इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर फिर भी इस तरह की न्यूज़ का बार बार आना कंपनी पर सवाल तो उठाता है। मगर इन सब के बावजूद कंपनी के पास अब भी उम्मीदें थीं। उनका लार्ज यूज़र डेटाबेस, जो कि जीपे और फ़ोन पे से तो बहुत ज़्यादा था। मगर अभी आरबीआई के नए रूल अकाउंट एग्रीगेशन नेटवर्क इनिशिएटिव के तहत अब कोई भी बैंक यूज़र डेटाबेस सिर्फ अपने पास ही नहीं रख सकती, उसको अपना डेटाबेस बाकी बैंकिंग कंपनीज के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। अब ऐसा आरबीआई ने इसलिए किया ताकि कोई भी बैंक मार्केट में मोनोपोली न क्रिएट कर सके। तो इस रूल के बाद एक झटके में पेटीएम का सारा यूज़र डेटाबेस उसके कॉम्पिटिटर जीपे और फ़ोनपे के साथ शेयर हो गया। और गाइस, पेटीएम ने कस्टमर एक्वायर करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही कैश बर्न कर दिया। पेटीएम का कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन 375 रुपये है, वहीं जीपे और फ़ोनपे का 230 रुपये के आसपास। और कंपनीज जहां अपने एम्प्लॉय के खर्चों को कम से कम रखती हैं, वहीं पेटीएम का एम्प्लॉय एक्सपेंस पिछले 3 साल में 40% से बढ़ा है। और इन सब इश्यूज़ की वजह से पेटीएम अपने प्रोमिसेस भी डिलीवर नहीं कर पा रहा है। जैसे आज के टाइम पर पेटीएम के पास 1 लाख फिजिकल आउटलेट्स बैंक होने चाहिए, मगर आज तक पेटीएम ने सिर्फ 9 फिजिकल आउटलेट बैंक्स खोले हैं। तो गाइज, आज की डेट में पेटीएम अपने ही बनाए विशेष साइकिल में फंसता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पेटीएम को इससे उभरने में कितना टाइम लगेगा, या कहीं ये पेटीएम का दी एंड तो नहीं? हालांकि भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अशनीर ग्रोवर इस टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स को पेटीएम के शेयर्स खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।